वैकल्पिक ऊर्जा। ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन। प्रकृति के समस्त कार्य ऊर्जा से संचालित होते हैं। यह ऊर्जा हमें विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्गीकरण देखते हैं। ऊर्जा संसाधन, इसका वर्गीकरण दो भाग में है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। पहला पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो इसके अंतर्गत आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय और कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारे आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और दूसरी तरफ आता है परमाणु ऊर्जा और शैल गैस। नेक्स्ट, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं का सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ध्यातव्य है कि कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पाद हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रश्न कोश, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये है यूरेनियम। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पाद हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन बी। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये था जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन है ए, जल विद्युत ऊर्जा। एक्सप्लेनेशन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा, दीर्घ लघु जल विद्युत ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 5, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो कि न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
वैश्विक स्तर पर स्वीकृत 17 सतत विकास लक्ष्यों में 7वें लक्ष्य के रूप में वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ऑप्शन डी, ऊर्जा संकट का ये मतलब होता है कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ही ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, अनवीकरणीय व नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। ध्यातव्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक देश में सौर, पवन, बायोमास एवं लघु पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुल स्थापित क्षमता का 26.66% है। आप करंट का बताएंगे कितना चल रहा है। कुल स्थापित क्षमता 393,389,389.45 मेगावाट है के बराबर है, जिसमें पवन ऊर्जा का योगदान 40,082.70 MW मेगावाट के बराबर है। सौर ऊर्जा द्वारा 49,346.71 मेगावाट, जैव ऊर्जा द्वारा 10,609.70 मेगावाट तथा लघु पनबिजली द्वारा 4,839.40 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हुई। प्रश्न को पहला प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है जल विद्युत। ऑप्शन सी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की वर्ष 2014 में स्थापित क्षमता देश में सर्वाधिक है? तो ये है पवन ऊर्जा। ऑप्शन डी, करंट के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। ध्यातव्य है कि 31 दिसंबर 2021 तक देश में सौर, पवन, बायोमास एवं लघु पनबिजली नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कुल स्थापित क्षमता का 26.66% है। कुल स्थापित क्षमता 3,93,389.46 मेगावाट के बराबर है, जिसमें पवन ऊर्जा का योगदान 40,082.70 मेगावाट के बराबर है। सौर ऊर्जा द्वारा 49,346.71 मेगावाट, जैव ऊर्जा द्वारा 10,609.72 मेगावाट तथा लघु पनबिजली द्वारा 4,839.40 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन सी, बायोमास। नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। ऑप्शन बी। अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे दोबारा बहुत ही मुश्किल से पा सकेंगे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ पीसेस का क्वेश्चन है, वहाँ पे तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत है। प्रश्नगत विकल्पों में से तापीय ऊर्जा थर्मल पावर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोरबा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में तापीय ऊर्जा का प्रमुख संयंत्र केंद्र है। वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य से विकिरण सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहागार है। यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है।
सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहां पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस लाइन को अच्छे से याद रखिएगा। फोटोवोल्टेइक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग दिए गए हैं, आइए इन्हें देख लेते हैं एक बार। पहला, सौर चिकित्सा सन थेरेपी में यूज़ होता है। प्रकाश संश्लेषण में, जल का ऊष्मन, सोलर कुकर, सौर संयंत्रों द्वारा विद्युत निर्माण, परिवहन में, ऑटो रिक्शा, हवाई जहाज, इम्पल्सिस में, और सौर उपकरण और कृत्रिम उपग्रह जैसे कि मंगलयान। तो ये था सौर ऊर्जा के अन्य उपयोग। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल्स, सोलर कुकर इत्यादि में किया जा सकता है। तथापि वर्तमान प्रौद्योगिकी के स्तर को देखते हुए अभी इससे कुछ गांवों एवं छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह व्यय साध्य है। इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। भारत में प्राकृतिक रूप से सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी सहायक क्षेत्र मौजूद हैं। इसके विकास को संभाव्य बनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया। इस मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर विद्युत का लक्ष्य निर्धारित किया है। घरेलू अंश आवश्यकता DCR पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM नाम दिया गया था, लॉन्च की गई। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कुकर पर 30% का अनुदान देती है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद तथा UN के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। इसका सचिवालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इस गठबंधन का दूसरा शिखर सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 को नई दिल्ली तथा तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से 14 से 16 अक्टूबर 2020 तक संपन्न हुआ। ISA के घोषणा पत्र के अनुसार सदस्य देशों ने वहनीय व कम लागत वाली सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2030 तक 1000 बिलियन $, जुटाने का लक्ष्य रखा है। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि, केरल में स्थित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
यूएनईपी ने स्वीकृत किया है। उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए यहाँ 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। वर्ष 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दीव में 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन, सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सौर ऊर्जा जहां पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो अन्य सभी के लिए भी उपयोगी है। यह वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीकी के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी निम्न में से किस से प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो ये है सौर सेल, ऑप्शन डी। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। प्रश्नगत विकल्पों में यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है, अतः यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद एवं नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो ये है सौर सेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऑप्शन डी, सौर। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये है सौर शक्ति, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तर पूर्व राज्यों में एक सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थापना लागत पर 70% सब्सिडी प्रदान करता है। राष्ट्रीय सौर मिशन इसके विकास में लगा हुआ है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य शामिल हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। सो यहाँ पे हो जाएगा केवल एक ए। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ISA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद तथा UN के तत्कालीन महासचिव बान की मून की उपस्थिति में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? तो ये है हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, ऑप्शन ए। घरेलू अंश आवश्यकता DCR पद का संबंध देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने हेतु जनवरी 2010 में राष्ट्रीय सौर नीति, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM नाम दिया गया था, लॉन्च की गई है। इसके अनुसार घरेलू अंश आवश्यकता श्रेणी के अनुसार भारत में सौर परियोजनाओं हेतु देश में निर्मित सौर उपकरणों और बैटरियों का प्रयोग किया जाएगा। मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेंद्रीकृत सौर उपकरणों जैसे प्रकाश के उपकरण, पानी गर्म करने के उपकरण या सौर कुकर पर
30% का अनुदान देती है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 तक ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ। इस गठबंधन का दूसरा शिखर सम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में तथा तीसरा शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से 14 से 18 अक्टूबर 2020 तक संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है डी ऑप्शन, ACI विकास बैंक के साथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA ने 10 मार्च 2018 को एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए ACI विकास बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी की पूर्ति करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति करने के लिए, सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए, छोटे गांव और छोटे नगरों के समूहों में बिजली की व्यवस्था करने के लिए। तो 1, 2, 3 ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक व्यापक एवं असीमित स्रोत है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो कि सूर्य से विकिरण, सोलर रेडिएशन द्वारा प्राप्त होती है। इसका उपयोग सड़क प्रकाश व्यवस्था, लघु सिंचाई परियोजना हेतु जल की आपूर्ति, आवासीय भवनों को गर्म जल की आपूर्ति, रेलवे सिग्नल, सोलर कुकर इत्यादि में किया जा सकता है। तथापि वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए अभी इससे कुछ गाँव और छोटे नगरों के समूह में बिजली की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि यह व्यय साध्य है। इस दिशा में यद्यपि सरकार द्वारा पायलट आधार पर कुछ परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है कोच्चि, ऑप्शन बी। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कोच्चि, केरल में स्थित है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने स्वीकृत किया। उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोच्चि हवाई अड्डे के कार्गो परिसर के पास करीब 45 एकड़ जमीन पर 12 मेगावाट के सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया था, जिसके लिए यहां 45,150 सोलर पैनल लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये है ऑप्शन डी, सूरत। 26 मार्च 2018 को सूरत, गुजरात देश में 100% और सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC वाला पहला जिला बना। क्वेश्चन नंबर 16, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी, दीव है। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 2018 में दीव पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। दीव में 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, दीव। तो यहाँ पे ये दीव है, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, 23 अप्रैल 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के आधार पर दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा नगर बन गया है जो दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा से संचालित होता है। नेक्स्ट टॉपिक, बायोडीजल। बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधों के टूटने से होता है। यह रासायनिक बंध प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं, अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु जैव ईंधन
जीवाश्म ईंधन डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन जट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दें। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। क्या? पोंगामिया पिनाटा। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। इसी कारण जट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। उष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक में लकड़ी तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए अंतर्दहन इंजन में डीजल की जगह किया जा सकता है। यहाँ पे बायोमास के स्रोत दिए हुए हैं, एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। बायोमास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि व घरेलू अपशिष्ट, सीवेज, जीव जंतुओं के अपशिष्ट, वन व लकड़ियाँ, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका तथा धान की भूसी इत्यादि, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। तो ये बायोमास के स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत हैं। प्रश्न कोश और पहला प्रश्न, जैव ईंधन से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होते हैं, सही है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, यह सही नहीं है और यही आपका उत्तर है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो कि सही नहीं है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि की तुलना में लागत प्रभावी नहीं होता, अतः विकल्प बी सत्य नहीं है। प्रश्नगत शेष विकल्प सही हैं। जैव ईंधन जट्रोफा से भी बनाया जा सकता है। करंज, महुआ व नीम आदि भी जैव ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैव ईंधन को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि इससे अच्छी कमाई होने से किसान अपने खेतों में अन्य फसलों को उपजाना बंद न कर दे। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो हमने पढ़ा जट्रोफा, ऑप्शन सी। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती इथेनॉल के लिए की जाती है? तो हमने पढ़ा था मक्का, ऑप्शन बी। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो केवल यही दोनों नहीं होते हैं। जीव भार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पाद में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजनों में नहीं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन 1। सो केवल एक सही है, ऑप्शन ए।
उष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण में रूपांतरण ही बायोमास गैसीकरण है। इस प्रक्रिया में जैविक पदार्थों या जीवाश्म आधारित कार्बन युक्त पदार्थों को कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में बदला जाता है। प्राप्त गैसों का मिश्रण ही प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस कहलाता है, जो स्वयं एक ईंधन है। इसका महत्व इस बात में है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे सामान्य रूप से उपलब्ध गैसीय कारक में लकड़ी और तथा लकड़ी वाले बायोमास का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थों यथा नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके, धान की भूसी इत्यादि का भी उपयोग किया जा सकता है, जो अन्यथा कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिज़ाइन किए गए अंतर्दहन इंजनों में डीजल की जगह किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि बायोमास से ऊर्जा का विमोचन जैविक परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंधनों के टूटने से होता है। ये रासायनिक बंधन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं, अतः बायोमास में सौर ऊर्जा अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जैविक डीजल के उत्पादन के लिए जैट्रोफा करकास के अलावा पोंगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? पहला, भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में पोंगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। सही है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में पाया जाता है या होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी। पोंगामिया पिनाटा भारत के अधिकांश शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है। पोंगामिया पिनाटा के बीजों में लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। इसी कारण जैट्रोफा के अलावा इसको भी बायोडीजल का विकल्प माना जाता है। हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। इथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, शोरा, महुए का फूल आदि या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्विकरण कर इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। ध्यातव्य है कि गन्ने की खेती द्वारा भी बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं MFC जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का भी एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, एथेनॉल, मिथेनॉल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। बायो एस्फॉल्ट डामर का विकल्प है। इसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, शीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित हैं। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है, अतः बायो एस्फॉल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है।
फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, ना कि दहन कंबशन से के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से विद्युत दृष्टि धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटरों जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। फ्यूल सेल के लाभ, तो पहला लाभ है पर्यावरण हितैषी है, सौर रहित है, अधिक दक्षता है, सेल की डिज़ाइन व माप का आसान मानकीकरण है, इसे शोर नहीं होता है। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपनी उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्कीकरण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड का गठन किया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 तक 1000 मेगावाट क्षमता की हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। वर्ष 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। प्रश्न कोश, पहला प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है। अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्कीकरण, प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह है बाकियों के कंपैरिजन हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन ऊपर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो यहाँ पे फर्न और करंज। इथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है, इसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है। इथेनॉल किसी शक्करमय पदार्थ, गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोडा, महुए का फूल या स्टार्चमय पदार्थ से प्राप्त होता है। पाइन करंज फर्न से भी किण्विनीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। ध्यातव्य है कि गन्ने की खेती द्वारा भी बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है, ये सही है। दूसरा, फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे छोटी युक्तियों के लिए नहीं, तो ये गलत है, इनके लिए भी किया जा सकता है। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती के रूप में विद्युत उत्पादन करता है, तो प्रत्यावर्ती नहीं, यहाँ पर डीसी होगा। केवल एक सही है, ऑप्शन ए। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है, ना कि दहन के माध्यम से। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन ऑक्सीजन से विद्युत रासायनिक रूप से संयोग कर विद्युत धारा, ऊष्मा एवं जल का उत्पादन करता है। ईंधन की निरंतर आपूर्ति होने पर फ्यूल सेल से लगातार विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। फ्यूल सेल से
विद्युत दृष्टि धारा के रूप में उत्पादित होती है। फ्यूल सेल का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदान करने के साथ स्मार्टफोनों, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे पोर्टेबल उपकरणों को विद्युत प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं माइक्रोबियल फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती है। क्यों? यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। यह विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है। यह जल का शोधन एवं विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्रों में स्थापित की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों ही कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं MFC जैव परिवर्तनीय सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, फॉर्मेट, एसीटेट, एथेनॉल, मिथेनॉल, एमिनो अम्ल, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट्स के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन संभव है, लेकिन इस उद्योग के संवर्धन में विकासशील देशों की क्या संभावित सीमा या सीमाएं हैं? पहला, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन केवल समुद्रों में ही संभव है, महाद्वीपों पर नहीं। दूसरा, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 3, आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है, जिससे पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं। केवल 2 और 3 ही यहाँ पे सही हैं। बी, एक्सप्लेनेशन। शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है, अतः कथन 1 असत्य है। इन ईंधनों के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। दुर्बल निवेश स्थिति वाले विकासशील देशों में इस प्रकार के ईंधन का उत्पादन कठिन है, क्योंकि इस हेतु अधिक पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है। साथ ही आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना से पारिस्थितिकी एवं समाज प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2011-12 में जैव मूल एस्फाल्ट बायो एस्फाल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का क्या महत्व है? पहला, पारंपरिक एस्फाल्ट के विपरीत बायो एस्फाल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। दूसरा, बायो एस्फाल्ट अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल साधनों से निर्मित हो सकता है। यह कथन सही नहीं है, दूसरा वाला। तीसरा, बायो एस्फाल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। चौथा, बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। तीसरा और चौथा सही है और साथ में पहला भी। एक्सप्लेनेशन। बायो एस्फाल्ट डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय ऊर्जा से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी, शीरा, धान, मक्का, लिग्निन, सेल्यूलोज, ताड़ के तेल का अपशिष्ट, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित है। गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम कर रखने में मददगार है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1, 3, 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन सी, सिक्किम भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? तो ये है सिक्किम। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं
निदेश के अधीन कार्य करता है। दूसरा, एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। दूसरा सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य बन गया है। तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। वर्ष 2001 से ही जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अतः कथन एक असत्य है। एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अतः कथन दो सत्य है। वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया। अतः कथन तीन भी सत्य है। विविध ध्यातव्य है कि खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हैं, जबकि सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है तथा वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा SONATA, सोन नर्मदा तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन जो हैं ये सारे नाम हैं। कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों को क्षति पहुंच सकती है। अतः रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निस्तारण की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न कोश पहला प्रश्न, नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं वायु, मृदा एवं जल का रेडियोधर्मी दूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। तीनों के तीनों तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करते समय रेडियोधर्मी किरणों तथा रेडियोधर्मी तत्वों के रिसाव का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रेडियोधर्मी विकिरण से पेड़ पौधों एवं जंतु समूहों को क्षति पहुंच सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन, कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है, सही है। कारण, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, यह भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी, कोयले में सल्फर की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। साथ ही कोयले के जलने पर कार्बन के ऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो ये है गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख क्षेत्र हैं हिमालय, खंभात बेसिन, सोनाटा यानी कि सोन, नर्मदा तापी, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन और महानदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूचियाँ हैं। पहला, खनिज जो है वो समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और वन अपरोपण से वर्षा होती है। तो ये मैच करा लीजिएगा आप। यहाँ पे सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है जो असमाप्त होने योग्य है। बायोगैस के मुख्य अंश मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं तथा वन अपरोपण से वर्षा में कमी आती है।